हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। और आज हमारा जीएसटी पोर्टल की लाइव क्लास में जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। जीएसटी में हर एक व्यापारी को एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। उसका एक पूरा पूरा का पूरा यहाँ पर लॉगिन होता है, एक पूरी आईडी होती है जिसमें ई लेजर्स की बहुत ही ज्यादा उपयोगिता होती है। इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स के बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ये ई लेजर्स और इनका क्या इसके अंदर किस तरीके से एंट्रीज डाली जाती है, क्योंकि ये बैकएंड में टैक्स डिपार्टमेंट इन लेजर्स को मैनेज करता है। टैक्स डिपार्टमेंट इन लेजर्स में एंट्री करता है। इस वजह से एक व्यापारी को ये पता होना चाहिए कि जो उसके ई लेजर्स है उसमें कब कब कौन कौन सी एंट्रीज डेबिट होती है और कब कब कौन कौन सी एंट्री क्रेडिट होती है, और हर एक लेजर जो ई लेजर्स होते हैं उसकी क्या यूटिलिटी और उससे क्या इंफॉर्मेशन वो प्राप्त कर सकता है और कब कब उसका ब्यौरा वो डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए अपन डिटेल में इसके ऊपर आज इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपके सामने जीएसटी पोर्टल में पोर्टल खुला हुआ है और मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ अब आईडी के अंदर, और सी लॉगिन किसी एक क्लाइंट की हम लोग यहाँ पर आईडी में लॉगिन करते हैं। आईडी और पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड एंटर करिए और लॉगिन करिए। जब आप किसी भी क्लाइंट की आईडी में लॉगिन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले डैशबोर्ड, कॉमन पोर्टल का डैशबोर्ड दिखता है। और डैशबोर्ड में आपको साइड के अंदर तीनों लेजर्स दिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैश बैलेंस चेक कर सकते हो, कैश लेजर, लाइबिलिटी लेजर और क्रेडिट लेजर। तो किसी भी व्यापारी के जो पोर्टल के अंदर जो आईडी होती है उसमें तीन तरह के लेजर्स होते हैं। आप देख सकते हैं सर्विसेज के अंदर, लेजर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। इनकी यूटिलिटी में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के ऊपर। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर जाते हैं तो आपके सामने प्रत्येक दिन का यहाँ पर बैलेंस दिखता है कि जैसे लास्ट डे जो कैश बैलेंस है आज की तारीख का वो यहाँ पर आपको दिखेगा। और जैसे 20 मई के दिन 1100 रुपए इनका कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर बता रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि किस तरह से कैश लेजर में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और पीएमटी जीएसटी पीएमटी 09 के जरिए कैश लेजर में पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, चालान एक प्रकार से। और आप जितने भी जीएसटी पीएमटी 09 है उनको यहाँ से देख भी सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हम इस बैलेंस पर क्लिक करते हैं। तो जब मैंने इस बैलेंस पे क्लिक किया तो आज के दिन मेरे को ये बता रहा है कि आपके पास देखिए, जो आईजीएसटी के अंदर आपने फीस के लिए पैसा पे किया था वो 100 रुपीज पड़ा हुआ है अभी भी। सीजीएसटी के अंदर आपने टैक्स के लिए पेमेंट किया था और पेनल्टी के लिए पेमेंट किया था तो वो 500 रुपीज आपका पड़ा है। और एसजीएसटी में भी टैक्स और पेनल्टी के लिए पेमेंट किया, 500 पड़ा है। यानी कुल मिलाकर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर टोटल मिलाकर 1100 रुपीज पड़े हुए हैं। उनमें से आपने फीस और पेनल्टी के लिए जो पैसा पड़ा हुआ है, लाइक ये फीस और पेनल्टी का पैसा 300 रुपीज, इसको आप यूटिलाइज वापस इसी चीज के लिए कर सकते हैं। टैक्स के पेमेंट के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। तो टैक्स के लिए आपके पास जो क्लियरली पैसा पड़ा हुआ है वो यहाँ पर 400 प्लस 400 सीजीएसटी एसजीएसटी का, यानी 800 रुपीज आप कैश लेजर को यूज कर सकते हैं। ओके, अब अगर अपन बात करें कि आई वांट टू सी द हिस्ट्री ऑफ कैश लेजर, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे अपन क्लिक करते हैं। कब से कब तक का देखना है, यहाँ पर आपको डेट डालनी पड़ती है। लाइक मेरे को जैसे आज 20 मई है, मैं चाहता हूँ कि मैं 20 जैन 2020 से लगाकर पिछले 4 महीनों का मेरे को ये देखना है, 20 मई 2020, ठीक है। और मैं जैसे यहाँ गो करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आपको पिछले 4 महीनों में अगर कोई मूवमेंट्स हुए इस लेजर के अंदर तो वो मूवमेंट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो देखिए, अगर अपन बात करें तो पिछले इन 4 महीनों में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, यानी कोई भी पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ना तो डिपॉजिट हुआ ना यहाँ से विड्रॉल हुआ, यानी ना यहाँ पर क्रेडिट किया गया ना यहाँ पर डेबिट किया गया।
तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आपका क्रेडिट या डेबिट जो अमाउंट है वो कब किया जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर डेबिट आपको जब भी डिपॉजिट कराओगे तब किया जाएगा कि जब आपने कोई पैसा डिपॉजिट कराया। आप देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ इसको कि मैं 2019 से देखना चाहता हूँ कि सपोज मैं 20 मई, वैसे आपको 2019 एक साल का मेरे को यहाँ ट्रांजेक्शन देखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है कि आपने जो लेजर सेलेक्ट कर रखा है आप 6 महीने से ज्यादा के एक साथ नहीं देख सकते। मतलब 6 महीने तक का फिगर्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसके साथ एक साथ नहीं देख सकते। तो चलो 20 मई 2019 से लगाकर हम लोग 20 सितंबर 2019 देख लेते हैं, तो भी वो बताएगा कि भाई इनका कोई मूवमेंट कैश का हुआ नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कैश लेजर में कंटिन्यूस बेसिस पर पैसा डिपॉजिट कराते रहते हैं तो डेबिट होता जाता है आपका कैश लेजर, और जब जब भी पैसा उसमें से आप टैक्स के पेमेंट के लिए या आप अपनी लाइबिलिटीज, कोई अदर लाइबिलिटीज है, फीस पेनल्टीज या किसी तरीके का कोई डिमांड निकला उसका पेमेंट करते हैं या इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो आपका वो खाता क्रेडिट होता जाता है और आपको फाइनली जो अमाउंट आपका बचा रहता है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। राइट नाउ द बिजनेस पर्सन हैव 1100 रुपीज बैलेंस, ठीक है, जो कि उसमें से आप देख भी सकते हैं कि कितना कितना कौन कौन से टैक्स का पैसा है। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि 1100 में से आप पूरा का पूरा 1100 टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से 300 रुपीज आइदर इंटरेस्ट का है और किसी तरीके के लिए फाइन का है, जो कि आप उसी तरीके के पेमेंट में यूज कर सकते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की समरी आपको चाहिए, लाइक आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इसे पीडीएफ या एक्सेल के रूप में सेव कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपकी यहाँ आई जाएगी। अगर इसको तो आप ध्यान से देखो तो सीरियल नंबर दे रखा है, डिपॉजिट, डेट ऑफ डिपॉजिट या डेबिट अमाउंट कब किया गया है, डिपॉजिट यानी कब आपने जीएसटी पीएमटी 09 के जरिए पैसा जमा कराया, वो यहाँ पर उसकी डेट, टाइम ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, रिपोर्टिंग डेट, बैंक ने कब रिपोर्ट किया, रेफरेंस नंबर, टैक्स पीरियड, ये सब चीजें यहाँ पर आपको आ जाएगी। अमाउंट, ट्रांजैक्शन टाइप, डेबिट या क्रेडिट किया गया है, और अमाउंट आ जाएगा कि वो अमाउंट किस चीज का था। तो इस तरह से आप यहाँ पर बेसिकली आपका पूरा हिस्ट्री आता है। इस हिस्ट्री को आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एज अ पीडीएफ और एक्सेल के रूप में। सो कैश लेजर आपका इट इज लाइक ऑन ई वॉलेट, लाइक हम लोग जो पेटीएम वगैरह यूज करते हैं आज की तारीख में, तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि आप पेटीएम में पहले अपने बैंक से पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं और उसके बाद आप उस पेटीएम का यूज करते हैं, जितना चाहे, जितना पैसा उसमें पड़ा हुआ उतना आप यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी यही है कि आपको टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी या फाइन का पेमेंट करना है, तो आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अपना पैसा ट्रांसफर करना है, यानी जमा कराना, डिपॉजिट कराना है। और आप डिपॉजिट कराएंगे तो ये खाता डेबिट किया जाएगा, और जब जब भी इसमें इस खाते से जब पेमेंट होंगे किसी भी टैक्स या इंटरेस्ट या फाइन के लिए, तो ये खाता उसमें से क्रेडिट किया जाएगा। तो इट मींस, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रिप्रेजेंट योर एसेट बेसिकली, कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर 1100 रुपीज पड़ा है, इट मींस दिस इज योर एसेट। ओके, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इसका आप कल को जाके यूटिलाइजेशन नहीं होता, सपोज इस पैसे का यूज नहीं हो पाता है, आप एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप सपोज इसको रिफंड भी ले सकते हैं। लाइक अगर कभी आपको लगता है कि यार अब तो मैं जीएसटी से बाहर निकलने वाला हूँ, अब तो मेरा जीएसटी की लाइबिलिटी आने वाली नहीं है, जबकि मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 20,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, आपको वापस रिफंड दे दिया जाता है पैसा। तो इट इज जस्ट लाइक अनदर बैंक अकाउंट, इट इज जस्ट लाइक ई वॉलेट, कि आपका पैसा एक प्रकार से यहाँ पर टैक्स डिपार्टमेंट के पास एडवांस के रूप में पड़ा हुआ है। और ऐसा कभी मत समझिएगा कि आपने ई वॉलेट में पैसा डाला है, यानी कैश लेजर में पैसा डाला है, सपोज आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 30,000 रुपए पड़े हुए हैं, 15,000 सीजीएसटी, 15,000 एसजीएसटी, तो कभी ये मत समझिएगा कि ये आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया है। दिस इज नॉट टैक्स पेमेंट, ये तो आपने एक प्रकार से अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, सरकार के पास ये पैसा नहीं पहुंचा है।
सरकार को टैक्स लायबिलिटी या किसी भी तरीके की लायबिलिटी को पे करने के लिए आपको रिस्पेक्टिव रिटर्न फाइल करना होगा और उसमें आपको अपने कैश लेजर से पेमेंट दिखाना होगा। यानी लाइक अभी राइट नाउ करंट में जीएसटीआर 3 भी चल रहा है, अक्टूबर तक चलेगा जीएसटीआर 3 भी, सितंबर तक चलेगा 2020। तो जीएसटीआर 3 भी जब तक आप फाइल नहीं करते, जब तक आप अपना जीएसटीआर 3B में जो लाइबिलिटीज दिख रही है उस लाइबिलिटी को पे नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पैसा ट्रांसफर नहीं करते, एडजस्ट नहीं करते, एडजस्टमेंट नहीं करते, तब तक वो पेमेंट नहीं माना जाता। इट मीन्स ये है कि सिर्फ चालान के जरिए ई लेजर में पैसा डालना ही पेमेंट नहीं होता। पेमेंट करने के लिए आपको रिस्पेक्टिव रिटर्न फाइल करना होगा और आपको पेमेंट एडजस्टमेंट दिखाना होगा, एडजस्टमेंट एंट्री दिखानी पड़ेगी, मैक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपका पेमेंट होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। ओके, कि आपका एक बैंक अकाउंट है जिसमें आपका पैसा पड़ा हुआ है और आप जब चाहें तब उस पैसे का यूज टैक्स के, इंटरेस्ट के, पेनल्टी के, फाइन के या फीस के रूप में, या कोई डिमांड निकली तो उसके रूप में आप पे कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हमेशा असेट के रूप में आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कि कितना अमाउंट आपका पड़ा हुआ है, आपको इसमें पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा एज पर द नीड। ओके, जब भी आपको जरूरत पड़े तब आपको पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा और इससे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ई कैश लेजर जो है वो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो अमाउंट है वो आपका, आप किसी भी तरीके के पेमेंट में यूज में ले सकते हैं। टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट में भी यूज में ले सकते हैं, इंटरेस्ट लायबिलिटी के पेमेंट में भी यूज में ले सकते हैं, फाइन या पेनल्टी या फीस को पेमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इफ देयर इज एनी डिमांड जनरेटेड बाय टैक्स डिपार्टमेंट देन आप उसको भी टैक्स लायबिलिटी के रूप में पेमेंट, सॉरी उस लायबिलिटी को भी आप पे कर सकते हैं। सो कैश लेजर इज हाईली लिक्विड लेजर, यानी आप इजीली किसी भी तरीके की लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हैं इससे। और अगर आपको कैश लेजर में जो अमाउंट पड़ा है वो वापस कभी रिफंड चाहिए तो आप रिफंड के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, आपको टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड दे देता है। सो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक असेट के रूप में यहाँ पर काम करता है। व्यापारी को ये पता रहता है कि उसके पास कैश लेजर में कितना पैसा पड़ा हुआ है और वो कब उसका यूज कर सकता है। ओके, अब बात आती है आपकी दूसरे नंबर के लेजर के ऊपर जिस पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा टाइम अगर हम किसी पेज के ऊपर स्टे करते हैं तो वो वापस आपको लॉगिन करना पड़ता है। सेकंड तरह के लेजर पर अपन डिस्कस करते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आप सभी जीएसटी के जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनके स्टूडेंट्स हैं, तो हम सबको ये पता है कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की बहुत बड़ी यूटिलिटी है और आईटीसी को रिप्रेजेंट करता है ये खाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। यानी आपके पास किसी भी वक्त कितनी आईटीसी है उसको रिप्रेजेंट करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है आपका आईटीसी। ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये भी एक प्रकार की एसेट है हमारे लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी जो टैक्स हमने परचेज इनवर्ट सप्लाई के ऊपर पे किया है उसकी हमें छूट मिलेगी हमारी टैक्स लायबिलिटी में से। तो हमारे पास देखिए आईटीसी का बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर 84,532। तो ये व्यापारी के पास इतना आईटीसी पड़ा हुआ है, तो जब तक ये आईटीसी को पे नहीं करेगा तब तक इसको टैक्स लायबिलिटी को कैश में पे करने की नीड नहीं रहने वाली। यानी पहले आपका हमेशा टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट सबसे पहले व्यापारी आईटीसी से करेगा, क्रेडिट से करेगा, अपनी क्रेडिट से, अवेलेबल क्रेडिट से, और फिर सेकंड नंबर पर वो प्रायोरिटी देगा कैश लेजर को। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी आपकी एसेट रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है जिसका आप अपनी लायबिलिटी को एडजस्टमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन कौन से टैक्स का क्रेडिट पड़ा हुआ है। क्योंकि टैक्स का क्रेडिट जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट के जो रूल है उस रूल में भी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन सी टैक्स की है, उस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर सफिशिएंट आईटीसी पड़ा हुआ है 84,532 रुपीज का। तो लेट्स सी कि ये जो क्रेडिट है वो कौन कौन से लेजर की। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, पीरियड देखते हैं हमें कब से कब तक देखना है। तो अभी अपन देख लेते हैं 20 जनवरी से अभी तक का देख लेते हैं, ठीक है, 20 मई तक का।
तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि देखिए जहां आपने जनवरी की बात किया तो वहां पर आपका ओपनिंग बैलेंस था ऑलमोस्ट 1,15,750 रुपए, 57,000 के आसपास की CGST और 57,000 के आसपास की आपकी SGST का बैलेंस था। IGST का मैटर यहाँ नहीं है, देखिए आप IGST में कोई अमाउंट दिख नहीं रहा है, तो CGST और SGST का था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 1,15,750 में से 18 फरवरी के दिन इस चालान के इस रेफरेंस नंबर के जरिए ये GSTR 3B कह सकते हैं अपन, ये सब GSTR 3B लगे हुए हैं, 3B के ऊपर बात करते हैं। क्रेडिट किया गया अमाउंट 3,364 रुपए और एक खाता क्रेडिट किया गया 6,728 रुपए से। तो क्रेडिट करने से आपकी देखिए ये खाता आपका क्रेडिट करने से क्या हुआ, इसका बैलेंस बढ़ गया और 1,22,000 हो गया। और फिर डेबिट किया गया, तो देखिए अब आपको ये भी समझने की जरूरत है, हमेशा ध्यान देना कैश लेजर और क्रेडिट लेजर दोनों ही लेजर में क्रेडिट अमाउंट तब किया जाएगा जब डिपॉजिट कराएंगे हम लोग, या जब हमारा वो दोनों खाते बढ़ेंगे, और डेबिट कब किए जाएंगे जब दोनों खाते डिक्रीज होंगे। इट मीन्स ये है कि अगर हम अकाउंटिंग के रूल की बात करें, आप लोगों को पता हो कि जब हम बैंक वगैरह में पैसा जमा कराते हैं तो हम हमारी बुक्स में एंट्री डेबिट करते हैं, जबकि बैंक उसे क्रेडिट करता है डिपॉजिट को। तो उसी तरह से जब हम यहाँ क्रेडिट या कैश लेजर डिपॉजिट कराएंगे तो क्रेडिट करेंगे, और अदरवाइज हम लोग जब जब डेबिट करने का मतलब है कि कम होना, तो यहाँ डेबिट किया गया, इट मींस क्या हो रहा है, देखिए इसको समझने की जरूरत है आपको। सेम डे है ये, सेम रेफरेंस है, जनवरी का जो रिटर्न भरा है आपने फरवरी में 18 फरवरी को, तो उसकी अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो क्रेडिट करने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि ये और उस महीने ITC आई जो कि ऐड हो गई बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में, और ये डेबिट होने का मतलब ये लाइबिलिटी थी, टैक्स लाइबिलिटी, इसको डेबिट किया गया है। तो इससे क्या हुआ, आपका ये ITC का बैलेंस कम होकर वापस इतना हो गया, डिक्रीज हो गया। आप हर महीने ये देख सकते हो कि अगर कोई ITC बन रही है तो उसे क्रेडिट किया गया, ये ITC बनी अगले महीने फेब की मार्च में जब अपने रिटर्न फाइल किया, और ये टैक्स लाइबिलिटी थी उस महीने की, तो ये इस तरह से ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता रहा, और राइट नाउ ये 84,532 रुपीज का बैलेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फैब के बाद रिटर्न नहीं फाइल किया गया, यहाँ कोई हिस्ट्री अभी तक दिख नहीं रही है मेरे को, फैब के बाद का रिटर्न फाइल हुआ नहीं है एक्चुअली में अब तक, ठीक है। तो ऐसे केस में आप यहाँ देख सकते हो, और इसकी डिटेल भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं एक्सेल या PDF के रूप में। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी इलेक्ट्रॉनिक टैक्स क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है, और आप उस क्रेडिट से अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि आपने पिछले 2 रिटर्न में देखा भी है कि ये अमाउंट आपका जो डेबिट किया गया है, वो अमाउंट डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि उस महीने आपकी टैक्स लायबिलिटी आई होगी और वो आपने अपने ITC से सेट ऑफ कर दी। तो हमेशा टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट पहले ITC से होगा और उसके बाद कैश लेजर से होगा। ओके, अगर ITC है तो ITC से होगा, अदरवाइज कैश लेजर से होगा, ठीक है। लेकिन क्रेडिट लेजर में कभी भी ध्यान देना, एक रेस्ट्रिक्शन है कि क्रेडिट लेजर का यूज आप सिर्फ टैक्स लायबिलिटी के पे ऑफ करने के लिए, पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। इंटरेस्ट, पेनल्टी या फाइन या कोई फीस या कोई डिमांड जारी होती है आपके खिलाफ, तो फिर आप क्रेडिट लेजर का यूज नहीं कर सकते। कल को ये व्यापारी के खिलाफ टैक्स डिपार्टमेंट 10,000 की डिमांड निकालता है तो ये 84,000 रुपीज काम के नहीं है, वो 10,000 रुपए कैश में ही पेमेंट करने पड़ेंगे। क्रेडिट आप पे नहीं कर सकते, क्रेडिट का यूज सिर्फ टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए किया जाता है। सो दिस इज क्रेडिट लेजर। अब आपको ये दोनों समझना है कि दोनों असेट है हमारी, एक प्रकार से दोनों का इस्तेमाल हम हमारी टैक्स लायबिलिटीज के पेमेंट में काम में ले सकते हैं। इवन कैश लेजर का इस्तेमाल हम इंटरेस्ट, पेनल्टीज वगैरह के पेमेंट के लिए भी ले सकते हैं। दोनों को क्रेडिट कब किया जाता है, जब इनके अंदर अमाउंट डिपॉजिट, कैश लेजर तब क्रेडिट किया जाता है जब आप अमाउंट चालान के जरिए डिपॉजिट कराते हैं, और डेबिट तब किया जाता है जब आप पेमेंट करते हैं या रिफंड लेते हैं। क्रेडिट लेजर क्रेडिट तब किया जाता है जब आपकी और एडिशनल क्रेडिट आकर ऐड होती है, और जो आप GSTR 3B वगैरह फाइल करते हो, क्रेडिट डिक्लेयर करते हैं, ITC क्लेम करते हैं, तो आपका यहाँ ऐड होता है उस खाते में। और ये डेबिट तब किया जाता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी को पे करते हैं, क्रेडिट से एडजस्टमेंट करते हैं, मैग एडजस्टमेंट थ्रू क्रेडिट, देन आपका क्रेडिट लेजर डेबिट होता है। ओके, अब हम चलते हैं तीसरी तरीके के लेजर के ऊपर। तीसरा लेजर होता है लायबिलिटी लेजर, यानी इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर आपका, आप जो GSTR 3B फाइल कर रहे हैं, अब तक आने वाले टाइम में GSTR 3B आपका मिलेगा नहीं, नए रिटर्न्स आ रहे हैं NX 1, NX 2, RET 1, 2, 3, तो इस आने वाले टाइम में आपका थोड़ा सा सिस्टम चेंज होने वाला है 2-3 महीने बाद। तो उस केस में लायबिलिटी लेजर हमेशा ध्यान देना,
जब हम हमारी जीएसटीआर 3B के अंदर प्रोविजनल टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर करते हैं तो लाइबिलिटी लेजर डेबिट किया जाता है, और जब आप लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर से, तो लाइबिलिटी लेजर आपका हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो ऐसे केस में लाइबिलिटी लेजर डेबिट तब होता है जब लाइबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ये टैक्स डिपार्टमेंट के लिए तो असेट होगी, आपके लिए लाइबिलिटी है तो। और लाइबिलिटी लेजर क्रेडिट तब किया जाता है जब लाइबिलिटी कम होती है। तो देखिए, अब आप यहाँ पर लाइबिलिटी लेजर की बात करें तो यहाँ लाइबिलिटी आप किसी भी पर्टिकुलर मंथ की देख सकते हैं कि कितना क्या लाइबिलिटी है। ये मैं दिसंबर 2019 की यहाँ पर लाइबिलिटी लेजर पे आया हूँ मैं, जो जनवरी में इसका रिटर्न फाइल किया गया। तो उस वक्त लाइबिलिटी डिक्लेयर की गई थी 13,213 सीजीएसटी एसजीएसटी, यानी 26,000 के आसपास की लाइबिलिटी डिक्लेयर की थी। तो डेबिट किया गया ये एंट्री, और उसके बाद सेम रिटर्न में इसे आपने एडजस्ट किया होगा आईटीसी से, तो ये क्रेडिट कर दिया गया वापस अमाउंट, तो लाइबिलिटी आपकी जीरो होगी। तो लाइबिलिटी लेजर हमेशा आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि आपका कितना टैक्स लाइबिलिटी है, और ये टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एसेट है और आपके लिए लाइबिलिटी है। तो अगर हम बात करें तो जो तीनों रिटर्न्स हैं उनके नेचर की बात करें तो कैश और क्रेडिट लेजर हमारी एसेट है जबकि डिपार्टमेंट के लिए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी लेजर हमारे लिए लाइबिलिटी जबकि डिपार्टमेंट के लिए एसेट। और इन सब की आप हिस्ट्री 6 महीने की पीरियड की आप स्टेटमेंट पीडीएफ और एक्सेल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी व्यापारी की आईडी के अंदर सर्विसेज के अंदर आपको ये तीनों लेजर्स नजर आएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एक चौथा ऑप्शन भी दिख रहा है, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड। कोई आपने डिमांड आपके जरिए निकली और आपने पेमेंट किया तो उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, कैश, क्रेडिट और लाइबिलिटी लेजर। कैश लेजर में पैसा जमा किया जाता है चालान के माध्यम से, जीएसटी पीएमटी 09 अगर रेगुलर टैक्स पेयर की बात करें। और कैश लेजर का यूज आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, फीस डिमांड के लिए कर सकते हैं, और रिफंड भी ले सकते हैं अगर अनयूटिलाइज्ड कैश अमाउंट पड़ा हुआ है उसके अंदर तो। और इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर आपको आईटीसी रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मच आईटीसी यू हैव, एंड देन इसका पेमेंट इस्तेमाल आप कर सकते हैं टैक्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्रेडिट्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑब्लिक यूजीएसटी यूटीजीएसटी। सो आप इनका पेमेंट कर सकते हैं टैक्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए। इसका एक रूल भी है कि अगर आपकी आईजीएसटी की क्रेडिट है तो आप उसका यूज किसी भी तरीके की लाइबिलिटी के लिए कर सकते हैं, सीजीएसटी की क्रेडिट है तो सीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए पे कर सकते हैं, और एसजीएसटी की अगर क्रेडिट है तो एसजीएसटी आईजीएसटी के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसका भी एक सीक्वेंस रहता है, हमेशा पहले आईजीएसटी आएगा यूज में, फिर पर्टिकुलर जीएसटी जो भी होगा वो आएगा, और सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में क्रॉस एडजस्टमेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे केस में क्रेडिट लेजर के भी रूल है कि आप उस क्रेडिट को किस तरह से एडजस्ट करेंगे। और लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर आप अपनी जो जीएसटीआर 3B में प्रोविजनल लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर डेबिट की जाती है, और जब आप जीएसटीआर 3B से ही आप उसका पेमेंट या तो कैश या क्रेडिट से करते हैं तो वो वापस क्रेडिट हो जाती है। तो लाइबिलिटी लेजर हर महीने डेबिट होता है, आपका क्रेडिट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कभी नहीं रहेगा आप लाइबिलिटी खड़ी कर दी और आप उसे वापस राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तब आप राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, यानी देखिए जीएसटीआर 3B आप जब तक पेमेंट नहीं करोगे आप फाइल ही नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं होगा कि आपने लाइबिलिटी तो खड़ा कर दिया आपने, लेकिन आप उसको पे नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन उस केस में। तो उस केस में जरूरी है कि लाइबिलिटी लेजर हमेशा आप देखना डेबिट और क्रेडिट एक साथ ही आपको दिखेगा हर महीने। ओके, सो दीज आर द 3 रिटर्न्स अंडर जीएसटी पोर्टल, और ये तीनों रिटर्न की अपनी अपनी यूटिलिटी है। इन तीनों रिटर्न्स का आप पूरा स्टेटमेंट जब से आप जीएसटी में एंटर हुए हैं, जब से आपकी ये आईडी आपको जीएसटीआईएन अलॉट किया गया तब से लगाकर इन सबकी हिस्ट्री यहाँ पर रिकॉर्ड रहती है, और आप इस हिस्ट्री को कभी भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और एक्सेल के रूप में, और आप इसको अपने अकाउंटिंग बुक्स के साथ क्रॉस टैली करवा सकते हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ कोई क्वेश्चन, अगर हमने आज जो पढ़ा है उसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पर तीनों रिटर्न्स देख लिए हैं, समझ भी लिए होंगे। कभी किसी व्यापारी की आईडी में से कोई रिटर्न का पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आप निकाल भी सकते हैं। सब डेटाबेस आपका जीएसटी पोर्टल पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है और आप उसे कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं।
सर इलेक्ट्रॉनिक लेजर वाला जो है वो अपन रिफंड नहीं ले सकते ना? दोनों लेजर अपन रिफंड ले सकते हैं, कैश लेजर भी ले सकते हैं और क्रेडिट लेजर को भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं हम्म। कि देखो, जब आप रिफंड क्लेम करोगे, क्रेडिट लेजर का रिफंड आप ले सकते हो कभी भी, कोई इश्यू नहीं है। कैश लेजर के रिफंड क्लेम करोगे तो आपको उसका रीजन, अप्रोप्रिएट रीजन भी देना पड़ेगा कि आप कैश लेजर का रिफंड क्यों लेने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा आया हुआ है वो आपको वापस रिफंड देने से पहले आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरी कभी कोई लाइबिलिटी आने वाली नहीं कैश में, इसलिए मैं रिफंड ले रहा हूँ। तो आपको जेन्युइन रीजन देने पड़ेंगे। जैसे सर इलेक्ट्रॉनिक लेजर में कोई आईटी से पड़ी है, हम्म। एक्स्ट्रा पड़ी है, ज्यादा पड़ी है, तो उसको निकालना है अपन को, या निकाल मान लो निकाल सकते हो। वो रिफंड हो जाएगा पैसा? हाँ, 100% हो जाएगा। ओके। और आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हुए जो हैं, जगह मैंने पढ़ा वो था वहां पे। सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हुआ है, एक मैं दो। बताता हूँ ये क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफंड आपको लेना बहुत सबसे ज्यादा फ्रॉड इसी में हुआ है कि जीएसटीआर 3B में मन मर्जी आए जितनी आईटीसी इन्होंने डिक्लेयर कर दी और बाद में इन्होंने रिफंड क्लेम करके पैसा उठा दिया सरकार से। ये फ्रॉड बहुत बड़े लेवल पर और बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं जीएसटी में, आईटीसी को रॉन्गली जी। क्लेम करके रिफंड ले लेना। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी क्या रूल बनाया, 90-10 का रूल बनाया, आपको पता हो तो आईटीसी का। 90-10 का मतलब ये है कि जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हो और जो भी आईटीसी आप डिक्लेयर करते हो उसमें कि मेरा इतना आईटीसी बना, वो आईटीसी का 90% मैचिंग आईटीसी होना चाहिए जो जीएसटीआर 2A में नजर आना चाहिए, 90%। राइट। तो ही आप क्लेम कर सकते हो। तो ऐसे केस में जो आप रिफंड मांग रहे हो वो 2A में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तब आपको जाके रिफंड, सॉरी, जो आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो वो 2A में आपका रिफ्लेक्ट होता है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। पहले क्या था, ये इस तरह का मैचिंग कंसेप्ट नहीं होने की वजह से जो मर्जी आए जो फिगर डाल दिए और वो फिगर आपके खातों में क्रेडिट कर दिए जाते थे और कुछ टाइम बाद आप उसका रिफंड लेके रफू चक्कर हो जाते थे। तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान आईटीसी के रूप में हो रहा था कि गलत तरीके से फ्रॉड करके लोग रॉन्गली आईटीसी क्लेम कर रहे थे और रिफंड ले रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है, मैचिंग एवं मिसमैच इनवॉइसेस वाला। यानी वट एवर द आईटीसी यू क्लेम इन जीएसटीआर 3B इन पर्टिकुलर मंथ, उसका 90% एटलीस्ट 2A में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तब जाकर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज यू हैव टू वेट कि वो जब रिफ्लेक्ट होगी तब मांगोगे आप। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम कल, और मैं कल आपको मैं कल, जैसे ये व्यापारी ने लास्ट फैब में मार्च महीने में जो फरवरी के रिटर्न्स फाइल किए हुए हैं, उसके बाद अभी तक पिछले 3 महीनों के रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, तो उसका क्या रीजन है उसके ऊपर हम कल इस क्लास में लाइव चर्चा करेंगे, रिटर्न्स के ऊपर। ठीक है, कि क्यों नहीं रिटर्न भरे गए और या क्या टेक्निकल इश्यूज रहे हैं, तो उसके ऊपर अपन इसी आईडी के अंदर कल चर्चा करने वाले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल 12 बजे।